अगर आप अच्छा करेंगे जनता इसे हाथों हाथ लेगी, अगर आप गलत करेंगे तो जनता फिर देखते ही देखते आपको नायक से खलनायक बनाने में भी देर नहीं करती है। नमस्कार, मैं हूं पंकज झा और आप मेरे साथ देख रहे हैं ऑफ द रिकॉर्ड। यूपी में योगी सरकार के 5 साल कुछ महीनों बाद पूरे हो जाएंगे और अब उनके इम्तिहान की घड़ी दिन ब दिन नज़दीक आ रही है। पर सवाल ये भी है कि आखिरकार योगी आदित्यनाथ अपने अफसरों की टेस्ट कैसे लेते हैं, उनका इम्तिहान कैसे लेते हैं, क्योंकि उनके इम्तिहान से ही सरकार के कामकाज की परीक्षा होती है। लोगों के बीच ये मैसेज जाता है कि सरकार कैसा काम कर रही है। अभी योगी आदित्यनाथ चर्चा में हैं क्योंकि उनके गृह जिले गोरखपुर में एक कारोबारी की पुलिस वालों ने पीट कर हत्या कर दी। अब खुद ही योगी आदित्यनाथ ने ही बताया कि आखिर वो इम्तिहान अपने अधिकारियों का कैसे लेते हैं। उनके पास वैसे तो लोकल इंटेलिजेंस यूनिट भी है, संगठन यानी पार्टी के लोग भी हैं, सरकार के लोग भी हैं जो आकर के एक दूसरे के अधिकारियों के बारे में बताते हैं। फलाना ज़िले में डीएम कैसा काम कर रहा है, फलाना अधिकारी कैसा काम कर रहा है, कौन भ्रष्टाचार कर रहा है, कौन लूटपाट कर रहा है। लेकिन आज उन्होंने खुद इस बात का खुलासा कर दिया कि वो फीडबैक कैसे लेते हैं। आखिर उन्हें कैसे पता चलता है कि फलाना ज़िले में अच्छा काम हो रहा है, या फलाना अधिकारी बहुत अच्छा काम कर रहा है, या फलाना अधिकारी बहुत ख़राब काम कर रहा है। योगी ने बताया कि उनके फीडबैक लेने का तरीका ऐसा है जो अद्भुत है। वैसे बड़े नेताओं के बारे में एक बात आमतौर पर बड़ी चर्चे वाली है और बहुत प्रचलित भी है कि वो कान के कच्चे होते हैं। यानी एक नेता ने आकर दूसरे नेता के बारे में उनके कान में कुछ फूंक दिया तो उस नेता का काम लग जाता है। एक अधिकारी ने दूसरे अधिकारी के खिलाफ मुख्यमंत्री के कान में फूंक दिया तो दूसरे अधिकारी का काम लग जाता है। ये आमतौर पर बड़े नेताओं के बारे में कहा जाता है, उनका ये दुर्गुण बताया जाता है। लेकिन योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि वो इन सब चीज़ों पर यकीन नहीं करते। उनका अपना एक सिस्टम है। इस सिस्टम के बारे में उन्होंने खुद आज लखनऊ में बताया। वो आजकल हर दिन करीब 1-1.5 घंटे जनता दर्शन में बैठते हैं। जनता दर्शन कई मुख्यमंत्रियों का होता है, पहले इसे जनता दरबार भी कहा जाता था। अब इसे यूपी में नाम दिया गया जनता के द्वार, मतलब जनता के दर्शन कर रहे हैं, अब जनता आ रही है। उसमें उन्होंने कहा कि जो दूर दराज के यूपी के अलग अलग ज़िलों से जो लोग आते हैं ना, और वो जो अपनी समस्याएं लेकर उनके पास आते हैं, कौन सी स्कीम में कहाँ गड़बड़ी हो गई, चूक हो गई ताकि उसको वो हिस्सा नहीं मिला, किस थाने में उसकी सुनी नहीं जा रही है, कहाँ उसे राशन का अनाज नहीं मिल रहा है, कहाँ उसे प्रधानमंत्री आवास योजना में घूस देने पर मजबूर किया जा रहा है, कौन सा थानेदार गड़बड़ है, कौन सा डीएम अच्छा है, ये सारी जानकारी उन्हें कैसे मिलती है। वो जो जनता दर्शन में लोग आते हैं, जो कई तरीक़ों से आते हैं, कुछ लोग तो मुख्यमंत्री के पोर्टल पे अपनी शिकायत लिखते हैं, कुछ लोग अलग अलग विभागों में अपनी शिकायत लेकर के आते हैं, चिट्ठियां लिखते हैं, आवेदन करते हैं मुख्यमंत्री कार्यालय में, और उनमें से कुछ लोगों को बुलाया जाता है। वो जब आते हैं तो वो उनके एक हॉल बना हुआ है, 5 कालिदास मार्ग का जो बंगला है, सरकारी कोठी जो है, वो लखनऊ में यूपी के मुख्यमंत्री का सरकारी घर कहा जाता है। वहाँ एक बड़ा सा हॉल है। मुझे भी कई बार वहाँ जाने का मौका मिला जनता दर्शन के दौरान। मायावती तो ये जनता दर्शन नहीं करती थी, अखिलेश यादव कभी कभार किया करते थे। बाद के दिनों में तो अपने परिवार में झगड़े के कारण ही वो फंसे रहे। योगी आदित्यनाथ बीच में कोविड को लेकर के ये सिलसिला एक तरीके से रुक गया था, लेकिन एक बार फिर से ये जनता दर्शन का कार्यक्रम शुरू हुआ है। वो कहते हैं कि जब वो मिलते हैं ना लोगों से, हर उम्र, हर जाति, बिरादरी, धर्म के लोग आते हैं, उनसे बात करते हैं, बड़े सहज भाव से बताते हैं। योगी ने मुस्कुराते हुए कहा कि कैसे वो उनसे खोद कर बातें निकालते हैं और पूछ लेते हैं, जान लेते हैं कि आखिर देवरिया में क्या हो रहा है, बागपत में क्या हो रहा है, मेरठ में कौन सी योजना में गड़बड़ी हो रही है। और वो कहते हैं कि उन बातों को वो दिमाग में नोट कर लेते हैं, वो किसी फाइल पर नहीं लिखते हैं, नोट कर लेते हैं और उसके आधार पर वो कार्रवाई करते हैं। जहाँ चूक हो रही होती है उसको ठीक करते हैं। बोले ये उनके पास सबसे बेहतर सिस्टम है। आजकल चूंकि वो कानून व्यवस्था को लेकर के बहुत बात चल रही है, कानून व्यवस्था को लेकर बात इसीलिए चल रही है कि योगी आदित्यनाथ शुरुआत से, मुझे याद है जब वो मुख्यमंत्री बने उसके बाद जब पहली बार अपने गृह जिले गोरखपुर गए थे, तभी उन्होंने ये बात कही थी कि अब योगी मुख्यमंत्री बन गए हैं तो जो अपराधी हैं वो यूपी छोड़कर चले जाएं। लॉ एंड ऑर्डर उनको पता है कि बहुत कमज़ोर कड़ी है। ये एक ऐसा मुद्दा है ना जिस मुद्दे पर लोग जाति, बिरादरी और धर्म से ऊपर उठकर ना वोट करते हैं अपने नेता को और अपनी पार्टी को, जिसमें लगता है कि हाँ ये इस पार्टी के राज में, इस नेता के राज में सुरक्षित रहेंगे।
उनसे कोई लूटपाट नहीं होगी, पुलिस वाला उनसे नहीं लूटेगा। लेकिन जिस पुलिस वाले के बारे में ये कहा जाता है कि वो आपकी हिफाजत करेगी और अगर वही पीट दे, वही आपकी जान ले ले, तो सवाल उठते हैं। योगी इस बात को लेकर बड़े सेंसिटिव रहे हैं शुरुआत से ही। उनके राज में घटनाएं भी हुई हैं। इसीलिए आज जब एक कार्यक्रम था पुलिस अलंकरण समारोह में, तब उन्होंने एक बात कही। उन्होंने कहा कि आपकी चूक की वजह से ना आप खलनायक बन जाते हैं। ये बात उन्होंने पुलिस वालों के लिए कहा और वाकई में ये बात सच है। पुलिस वाले क्या है ना कि वो कहावत है ना कि एक सड़ी मछली जो है पूरे तालाब को खराब कर देती है। तो एक घटना हुई गोरखपुर से, पूरा यूपी पुलिस और सरकार सवालों के घेरे में कि क्या यही कामकाज का तरीका है। और सबसे बड़ी बात है, घटना हो गई, उसको दबाने, छिपाने और उस पर पर्दा डालने की जो कोशिश की गई, उससे बात और बड़ी हो गई। इसीलिए योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आप सब लोग किसी बात को मीडिया से या जनता से मत छिपाइए, क्योंकि अगर आप गलत करते हैं तो ही आपको छिपाने की और दूसरी तरफ एक दूसरे का मुंह छिपाने की कोशिश करते हैं। आप पूरी बात सच्चाई से, ईमानदारी से रखेंगे तो नौबत ही नहीं आएगी। हुआ क्या, इस घटना के बाद से योगी फुल एक्शन में है, पूरी सरकारी मशीनरी एक्शन में आ गई है। उनको लगता है कि अब 3-4 महीने बाद चुनाव है और आखिर में कोई ऐसी बात ना हो जाए जिससे उन्हें लगे कि चुनाव जीतते जीतते हम रुक गए, हमारी बात गड़बड़ हो जाएगी। इसीलिए आजकल वो रियलिटी चेक कराने लगे हैं। आप रियलिटी चेक के बारे में जानते होंगे कि आखिर रियलिटी में है क्या, जो कहा गया है वैसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। मुझे याद है जब वो नए नए मुख्यमंत्री बने थे, तभी उन्होंने कहा था कि मैं तो रोज़ जनता दर्शन करूंगा ही। जो ज़िलों में डीएम और एसपी हैं, थाने में जो थानेदार हैं, एसडीएम हैं, एडीएम हैं, वो सब अपने अपने सरकारी दफ्तरों में 9:30 बजे पहुंच जाएंगे और फिर वो शुरुआत में लोगों से मिलेंगे, उनकी जनता की समस्या सुनेंगे। ये उन्होंने शुरुआत में बात कही थी। बीच बीच में सरकारी आदेश जारी होता है, सर्कुलर जारी होते हैं, लेकिन कोई ध्यान देता नहीं है और ये उनको इस बात का यकीन हो चला। इसीलिए बीते दिनों क्या हुआ, उन्होंने अपनी पूरी जो सीएम ऑफिस के जितने भी अधिकारी हैं ना, उनको उन्होंने रियलिटी चेक पर लगा दिया। हुआ ये क्या कि यूपी में जितने भी 75 ज़िले हैं, उन सभी ज़िलों के डीएम और एसपी उनके मोबाइल पर नहीं, क्योंकि मोबाइल पर तो पता नहीं आप घर में रहें, फील्ड में रहें, आप सो रहे हों, आप कह देंगे मैं ऑफिस में हूँ, कैसे पता चलेगा। तो उन्होंने किया कि अपने ऑफिस से, सीएम ऑफिस से लैंडलाइन पर फ़ोन किया गया। जैसे मान लीजिए कि वाराणसी के डीएम हैं, उनके दफ्तर में ठीक 9:30 बजे फ़ोन किया गया। हाँ भाई, वाराणसी के डीएम साहब हैं क्या? अब डीएम साहब नहीं हैं तो कहेगा ही कि डीएम साहब नहीं हैं। तो ऐसे में ना 75 में से 14 ज़िलों के डीएम 9:30 बजे तक अपने दफ्तर में नहीं पहुंचे थे, एब्सेंट थे। जबकि मुख्यमंत्री का आदेश है कि सभी लोग, सभी अधिकारी अपने अपने ऑफिस में पहुंचेंगे और शुरुआत के 1-1.5 घंटे 12 बजे तक कम से कम लोगों से मिलेंगे, उनकी समस्याएं सुनेंगे। तो 14 ज़िलों के डीएम जो हैं, 14 डीएम साहब फेल हो गए। वो डीएम जो ज़िले के मुखिया होते हैं, एक तरीके से उनको गार्जियन यानी अभिभावक कहा जाता है। तो इस बार छोड़ा नहीं गया है, उनको लिखित में नोटिस भेजा गया है कि आप 9:30 बजे तक अपने दफ्तर में क्यों नहीं थे, इस बात का जवाब दीजिए। और ये कहा गया कि आपकी पहली गलती, दूसरी गलती अगर पाई गई तो आपका सस्पेंशन हो जाएगा, यानी आप सस्पेंड कर दिया जाएगा। और इसके बाद से ही मेरी कई ज़िलों के डीएम से बात हुई। यकीन मानिए, आज 2 अक्टूबर है, कल इतवार है। आमतौर पर लोग वीकेंड में निकल जाया करते थे, ख़ासतौर से जो दिल्ली के आसपास के लोग हैं जिनके परिवार इधर रहते हैं, और मान लीजिए वो देवरिया में हैं, कुशीनगर में हैं, बागपत में हैं। बागपत वाले तो आ जाएंगे, खैर जो पूर्वांचल अवध में हैं वो यहाँ चले आते थे, घर परिवार से मिल लेते थे, मंडे के सवेरे फ्लाइट पकड़ के फिर अपने दफ्तर पहुँच जाते थे। उनकी तो बैंड बज गई है, सब अपने अपने दफ्तर में। 2 अक्टूबर की छुट्टी होने के बावजूद भी हिलने को तैयार नहीं है। यही नहीं, 16 ज़िलों के एसपी और एसएसपी, मतलब छोटे ज़िलों में जो होते हैं उनको एसपी कहते हैं यूपी में, और जो बड़े ज़िले हो गए वहाँ एसएसपी हो गए। कुछ ज़िलों में तो पुलिस कमिश्नरेट का सिस्टम हो गया, जैसे नोएडा में, गाज़ियाबाद में, लखनऊ में, वाराणसी और कानपुर वगैरह में। तो 16 ज़िलों के एसपी भी इस परीक्षा में, इस इम्तिहान में फेल हो गए। उनके दफ्तर में भी मुख्यमंत्री के ऑफिस से फ़ोन गया, पूछा गया क्या भाई एसपी साहब हैं? यूपी में ना एसपी को, ज़िले के एसपी को कप्तान भी बोलते हैं। कप्तान साहब हैं क्या? तो कप्तान साहब तो थे ही नहीं। तो ऐसे 16 लोगों की ना बाकायदा फ़ोटो लगा करके नोटिस भेज दी गई है। उनसे भी वही पूछा गया जो डीएम साहब से पूछा गया, और ये अब तय हुआ है कि अब लगातार होता रहेगा, यानी अगले कुछ महीनों तक ये लगातार होता रहेगा। और आप जानते हैं योगी आदित्यनाथ खुद ही
1-2 दिन छोड़ दें तो हर दिन वो किसी न किसी ज़िले के दौरे पर निकल आते हैं और शाम को आते हैं। अब मैं ये जो कहानी कहने जा रहा हूँ, कुल मिलाकर ये है ना कि सरकार एक्शन में दिखे। अब बिल्कुल परीक्षा की घड़ी आ गई है, बिल्कुल चुनाव नज़दीक है। एक छोटी सी चूक ना पूरा किए कराए पर पानी फेर सकती है। अब देखिए क्या हुआ, मैं आपको 2-3 उदाहरण दूंगा। कहते हैं ना, गलतियों से लोग सबक सीखते हैं और गलतियां दोहराई नहीं जानी चाहिए। योगी के मन में, उनके मन मस्तिष्क में, उनके दिलो दिमाग में हमेशा ये बात रहता है। अब मायावती के 2007 में मुख्यमंत्री जब बनी, उसके बाद के शुरुआती दौर की मैं कहानी बताता हूँ। उस दौरान में मायावती को ना आयरन लेडी कहा जाता था। लोग कहते थे कि उनके ज़माने में ना कानून व्यवस्था बहुत सख्त होती थी, कोई पुलिस वाला, कोई अधिकारी 19-21 नहीं कर सकता। ऐसी मायावती थी कि मुझे याद है कि लखनऊ में उनका 13 माल एवेन्यू का घर हुआ करता था। वहाँ पे उन्होंने अपनी ही बीएसपी पार्टी के एक सांसद थे, उमाकांत यादव, जिन पर कोई मुकदमा था, और पुलिस वाले ने आके उन्हें पूरी बात बताई। उन्होंने चाय पीने के लिए बुलाया उमाकांत यादव को अपने घर। शाम के करीब 4-5 बज रहे होंगे, और उन्होंने बुलाया मायावती ने, और खुद ही लखनऊ के एसएसपी को, जो अब एडीजी रैंक के हो गए हैं अधिकारी, उनको फ़ोन किया कि ये जो उमाकांत यादव है, ये आ रहे हैं मेरे घर से, गेट से जैसे ही बाहर निकले इनको पकड़ लेना। और पुलिस की टीम आई। जैसे ही उमाकांत यादव मायावती के बंगले से चाय पीकर बाहर निकले, उसके बाद थाने में हजरतगंज, और फिर सीधे जेल। ये था मायावती का लॉ एंड ऑर्डर के मामले में, कि कोई अपना नहीं है, कोई सगा नहीं है, जो है सब कानून व्यवस्था के मामले में एक समान है। ये मायावती की बात थी। और वही मायावती 2007 की कहानी बता रहा हूँ। साल भर बाद क्या हुआ, ऐसी एक घटना हो गई ना कि मायावती और उनकी सरकार और बीएसपी सब हिल गई। मुझे याद है, उनके एक विधायक हुआ करते थे शेखर तिवारी। उनके समर्थकों ने और शेखर तिवारी ने मिल के मनोज गुप्ता, एक पीडब्ल्यूडी के इंजीनियर हुआ करते थे, औरैया में पीट कर हत्या कर दी। हत्या इसलिए हुई थी कि उस वक्त दिसंबर का महीना था, साल 2008 की मैं बात कर रहा हूँ। और तब मायावती का जन्मदिन क्या होता है ना, हर साल 15 जनवरी को मनाया जाता है। वो अपना जन्मदिन लखनऊ में भी मनाती थी और दिल्ली में भी मनाती थी। और उस जन्मदिन पर ना बड़ा सा केक, मायावती नए कपड़े, हीरे के गहने, बिल्कुल एकदम बहुत तड़क भड़क वाले सब। उस दिन मतलब एक बहुत बड़ा उत्सव होता था। सब लोग हैप्पी बर्थडे टू बहन जी कहती थी, मुख्यमंत्री जी कहती थी, इस तरीके से वहाँ हुआ करता था। तो उसमें होता ये था ना कि सब लोग अपना अपना गिफ्ट देते थे, तो उसमें चंदा होता था। उस चंदे के चक्कर में ना बीएसपी के विधायक शेखर तिवारी, उनके समर्थकों ने मनोज गुप्ता की हत्या कर दी। उसके बाद पूरे देश में इस कांड को लेकर बहुत बवाल हुआ। मैं खुद उस वक्त था, रिपोर्टिंग कर रहा था, औरैया भी गया था। इतना बवाल हुआ कि मायावती को एक फैसला लेना पड़ा। वो भले ही मजबूरी में लेना पड़ा कि अब वो कभी केक काट कर जन्मदिन नहीं मनाएंगे। उसके बाद से आपने कभी मायावती की तस्वीर नहीं देखी होगी जन्मदिन मनाते हुए। उनके कार्यकर्ता भले केक काट लेते हैं, लड्डू बांट लेते हैं, जन्मदिन मना लेते हैं, लेकिन मायावती कभी नहीं। हाँ, 15 जनवरी को जब उनका जन्मदिन मनाया जाता है, उस दिन वो अपनी किताब का विमोचन जरूर करती है, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी ज़रूर करती है। लेकिन अब वो केक को कटने वाली जो होती थी ना बात, वो सब खत्म हो गया। मैंने तो देखा, आपने भी तस्वीरों में देखा होगा, कांशीराम भी होते थे, मायावती भी होती थी, केक कटा करता था। और उसके बाद जो कानून व्यवस्था को लेकर मायावती सवालों के घेरे में आई ना, वो फिर कभी वापस बैक ट्रैक नहीं कर पाई, उनका पुराना फॉर्म नहीं लौटा। और इसीलिए जब 2012 में विधानसभा के चुनाव हुए तो मायावती हार गई। यानी कानून और व्यवस्था यूपी में पिछले कई सालों से सरकारों के लिए हमेशा एक चुनावी मुद्दा होता रहा। अब अखिलेश यादव की ही बात कर लीजिए। 2012 में वो मुख्यमंत्री बने, शपथ ली उन्होंने, लामाटीनियर ग्राउंड की मैं बात कर रहा हूँ। और चुनाव से कुछ दिन पहले की बात है, तब बदायूं के एक बहुत बाहुबली नेता हुआ करते हैं डीपी यादव, उनको समाजवादी पार्टी में लेने की बात चल रही थी। बहुत सारे लोग चाहते थे कि उनको ले लिया जाए। अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के तब प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे। उन्होंने साफ मना कर दिया कि भाई मैं डीपी यादव को कभी नहीं लूँगा, और इसकी बड़ी तारीफ हुई। उसके बाद मुख्यमंत्री के नाते उन्होंने शपथ ली ग्राउंड में, मैं वहीं था सामने। और जैसे ही वो शपथ लेने के बाद अपने परिवार समेत और दूसरे मंत्रियों के साथ नीचे उतर कर गए, उसके बाद जो मंच पर हुआ ना, मत पूछिए, बहुत शर्मनाक तस्वीरें थी। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता मंच पर चढ़ गए। जीत का जश्न ऐसा कि वहाँ हंगामा हो गया। कुर्सी, टेबल, फूल, माला, जिसको जो मिला तोड़ दिया, नोच लिया, सब वहाँ फ़ोटो खिंचवाने लगा। ऐसा लगा कि वो खुला खेल फर्रुखाबादी नहीं होता, फ्री फॉर ऑल। वो लग ही नहीं रहा था कि ये वही मंच है जहाँ कुछ देर पहले मुख्यमंत्री के तौर पर अखिलेश यादव ने शपथ ली। मतलब ऐसा हंगामा, उससे वो तस्वीर इतना भारी पड़ गया ना अखिलेश यादव के लिए। पूरे राज्य में ये बात फैल गई कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता ऐसे ही गुंडे टाइप ही बिहेव करते हैं।
और जबकि उन्होंने एक अपनी अलग छवि बनाई थी डीपी यादव को पार्टी में न लेने की वजह से। फिर क्या हुआ, प्रतापगढ़ में जो डीएसपी रैंक के एक अधिकारी जियाउल हक की हत्या कर दी गई, उस वजह से भी अखिलेश यादव की बड़ी बदनामी हुई। मतलब कानून व्यवस्था धीरे धीरे उनके लिए एक सरदर्द बनता गया। और फिर तो जो हुआ, उसने तो जो किया, उससे आज तक अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी उबर ही नहीं पाई है। वो है 2013 का मुजफ्फरनगर दंगा। हफ्ते भर तक दंगे की पृष्ठभूमि लिखी जाती रही, माहौल बनाया जाता रहा, पुलिस वाले पता नहीं वहाँ क्या करते रहे। और ऐसा दंगा हुआ ना कि उसके बाद से समाजवादी पार्टी धीरे धीरे कमज़ोर होती चली गई। 2013 में दंगा हुआ, 2014 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी की बैंड बज गई, 17 में समाजवादी पार्टी हार गई, 2019 में भी मायावती से समझौता करने के बाद कुछ नहीं मिला। वो जो नुकसान हुआ ना कानून व्यवस्था के नाम पर अखिलेश यादव का, इन दंगों की वजह से और उससे पहले कुछ घटनाओं की, वो एक छवि बन गई उनकी। वो जो छवि बनी थी ना डीपी यादव को न लेने के बाद, एक बेदाग छवि, वो छवि उनकी वैसी रही नहीं। आज भी रह कर ना ये बातें कह दी जाती हैं। वो मुलायम सिंह यादव का एक तो बहुत ही कुख्यात बयान मैं कहता हूँ कि जब उन्होंने रेप के मुकदमों को लेकर कहा था कि लड़कों से गलती हो जाया करती, वो तो आज भी लोग गाहे बगाहे उस टेप को चला दिया करते हैं और याद दिला दिया करते हैं। खैर, तो इसीलिए योगी आदित्यनाथ के मन में हमेशा से एक बात है कि इस मामले में अगर थोड़ी सी लापरवाही हुई ना तो लेने के देने पड़ सकते हैं। ये जो लगातार हैट्रिक जीत का जो रिकॉर्ड है ना 2014, 17, 19 का, सब भारी पड़ सकता है। इस बात को बखूबी जानते हैं। इसीलिए दिल से आज उन्होंने बात कही पुलिस वालों के लिए कि भाई आपकी एक गलती ना आपको खलनायक बना देती, और उनके पुलिस वालों के खलनायक बनने की वजह से सरकार भी उसी रोल में दिखने लगती है लोगों की निगाहों में। इसीलिए वो कहते हैं कि अगर गलती हो जाती छिपाइए मत। और इसीलिए वो जो शुरुआत से अपनी छवि बनाते रहे हैं कि यहाँ यूपी में रामराज होगा, बुलडोज माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई होगी, रामराज वाली बात है, तो उनको लग रहा है कि ये ऐसा मौका है कि थोड़ी सी फिसलन हुई तो फिर सरकार जा सकती है। तो आजकल योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री के साथ साथ उनका एक बड़ा काम क्या हो गया ना, खुफिया एजेंसियां जैसे नहीं होती हैं वैसे ही वो खुफियागिरी कर रहे हैं। हर अधिकारी के बारे में, खासतौर से पुलिस वालों के लिए, सारे ज़िलों के डीएम, एसपी, बड़े बड़े अधिकारियों, नेताओं की वो खुफिया जानकारी ले रहे हैं और फिर उसके आधार पर सबके खिलाफ कार्रवाई होगी, जो भी दोषी पाया जाएगा। ऐसा उन्होंने साफ साफ कह दिया है। अगर ये वो कर ले गए तो यूपी चुनाव में उनके लिए फ़ायदा हो सकता है, वरना सारे किए कराए पर एक छोटी सी बात, मतलब एक घटना पानी फेर सकती है। इस बात को योगी आदित्यनाथ ने बखूबी समझ लिया है।